हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across its two ends। मैंने क्या लिखा कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स। हमारे पास यहाँ एक सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। हम यहाँ पे इसे 1.5 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कंडक्टर के एक्रॉस हम क्या लगाते हैं? हमेशा एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और यहाँ पे हम एमीटर लगाते हैं। अब इस कंडक्टर के थ्रू कितना अमाउंट में करंट फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसे कितना वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है। अगर यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स का सप्लाई मिल रहा है तो इस कंडक्टर से मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। इस कंडक्टर के एक्रॉस, वैसे तो ये जो मेटालिक वायर यहाँ तक गया हुआ है ये भी कंडक्टर ही है, लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो इस वजह से यहाँ पे एक अलग से एक कंडक्टर ले लिया जाता है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो इस कंडक्टर के एक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस कंडक्टर के थ्रू कितना अमाउंट में करंट पास करेगा उसी के थ्रू होगा। कितना अमाउंट में करंट पास करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो मान लेते हैं 1.5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर हमने एक ही कंडक्टर लगाया हुआ है तो 1.5 वोल्ट ही यहाँ पे ड्रॉप होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से। अगर हम इसको बढ़ाते हैं 1.5 के बजाय इसको हम 3 कर देते हैं तो यहाँ पे अब जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? हमने इसको डबल किया तो मिलने वाला करंट भी हमें डबल मिलेगा। 1 के जगह 2 एम्पियर का करंट हमें इस कंडक्टर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो ये बातें लिखी हुई हैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसा लिखा हुआ है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और क्या लिख सकते हैं? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और क्या लिख सकते हैं? दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल एंड व्हेन वी रिमूव दिस साइन विथ इक्वल साइन देन अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कम्स एंड एट दिस टाइम दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी R रेसिस्टेंस। व्हाट इज दिस R? यह R रेसिस्टेंस होता है। किसी भी सब्सटेंस का अपना एक रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लो द करंट। किसी हर सब्सटेंस का अपना अपना एक रेसिस्टेंस होता है जो अलाउ करता है कि कितना अमाउंट में करंट उस सब्सटेंस से पास करेगा। तो रेसिस्टेंस सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करता है, ठीक है। तो यहां से एक इन्फ्रेंस हम और निकाल सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R। V का डायरेक्ट रिलेशन है I के साथ और I का भी डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है R के साथ। V को डबल करते हैं तो I डबल हो रहा है, V को अगर थ्राइस करते हैं I भी थ्राइस हो रहा है। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे, रेसिस्टेंस को अगर हम डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा I भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दोगुना नहीं होगा, आधा हो। चूंकि आपने रेसिस्टेंस बढ़ा दिया है, अब फ्लो ऑफ जो करंट होना है उसको काफ़ी अब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। चूंकि रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से करंट को आसानी से फ्लो होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ। अब इस पे एक दूसरा सवाल जो बनता है कि ओम्स लॉ को वेरीफाई किया जाए, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, उसी तरह का सर्किट हमें एक बनाना होगा। यहाँ पे हमें एक कंडक्टर लगाना होगा, यहाँ पे हमें एक प्लग लगाना होगा कि ये बैटरी है 1.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा। जो भी हम इसमें कर रहे हैं उस सारी की सारी बातें आपको एग्जाम में अपनी कॉपी पे लिखनी होगी। सिर्फ फिगर बना देने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको बताना होगा कि हमने बैटरी लगाया 1.5 वोल्ट का, एमीटर से कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, स्विच प्लग लगाया हमने, ठीक है। अब इस एक और फिगर बना कि जब हमने वहाँ पे लिखना होगा कि जब हमने 1.5 वोल्ट अप्लाई किया तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो मिलने वाला करंट है हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस वो क्या है, 1 एम्पियर का है, ठीक है। अब हम एक और फिगर बनाना होगा हमें, सर्किट तो वही है लेकिन चूंकि हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, एक और फिगर बना लेंगे। इस पॉइंट पे हमको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे हम एमीटर लगा देंगे। अब हम 1.5 वोल्ट एक और 1.5 वोल्ट का दे दिए तो अब ये पूरी बैटरी एक यूनिट के तौर पे काम करेगी, यानी 3 वोल्ट की, तो मिलने वाला करंट जो होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर का होगा, ठीक है। तो इसको अब जो भी बातें यहाँ पे जो भी फिगर बनाओगे उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ढंग से आपको कॉपी पे अपना करना होगा। अब यहाँ पे एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे वोल्टेज को V को और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे I को, ठीक है। उसके बाद हमने 1.5 वोल्ट लिया था, यहाँ पे 1.5, फिर उतना ही डिस्टेंस पे हम 3 वोल्ट ले लेंगे, फिर 4.5 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, ठीक है। आई हम 1 2 3 4, जब हमारा 1.5 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे थे सर्किट को तो हमको करंट कितना मिल रहा था, 1 एम्पियर, है ना। इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। जब हम 3 वोल्ट सप्लाई किए तो मिलने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर। फिर 4.5, मतलब हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। We find a straight line graph, we find a linear graph. For any value of V and I, we get a constant value of R. R equals to V upon I. हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको R equals to V upon I भी तो लिख सकते हैं। तो V हमारा 1.5 है, फर्स्ट केस हम देखते हैं। V हमारा अगर 1.5 है तो मिलने वाला करंट हमारा कितना है, 1। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा 1.5 ओम। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। वोल्ट 3 वोल्ट है तो मिलने वाला करंट 2, इसको भी जब कट करेंगे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 4.5, 1.5 ओम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो भी वैल्यू लिया जा रहा है 1.5 के क्रॉस 1 है, 3 के क्रॉस 2 है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ V एंड I वी गेट द सेम रिजल्ट ऑफ R। मतलब R जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है हमें R।
आर की वैल्यू हर बार हमें कांस्टेंट आ रही है। तो ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हुआ कि जैसे जैसे हम v को बढ़ाते हैं उसी हिसाब से हमारा I इंक्रीज होता चला जाता है। अब एक बात जो मैंने वहाँ पे किया था कि R अगर बढ़ाते हैं हम, R के बढ़ने से क्या होगा, हमारा I भी घटता है, R के बढ़ने से हमारा I घटता है, या फिर I अगर ज़्यादा है इसका मतलब उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है क्या? यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। कैसे कि आप देखो ना, जैसे कि हमारा R जो है कांस्टेंट आ रहा है, हर बार हमारा R कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन हमारी I की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। I 1 है, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, लेकिन R जो है कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ये ओमिक सब्सटेंस के लिए है, ओमिक कंडक्टर के लिए है। ओमिक कंडक्टर क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओमिक कंडक्टर वो होता है। तो जितने भी मेटालिक सब्सटेंस हैं वो लगभग सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। ये जो बातें हैं ये बातें आ जाती है नॉन ओमिक सब्सटेंस, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जो सेमी कंडक्टर होता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वो सारे के सारे नॉन ओमिक सब्सटेंस या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि ओम्स लॉ को फॉलो किया जाए। ये एक आइडियल केस है, ये एक आइडियल केस है। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ गया, किसी भी मेटालिक सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों रेसिस्टेंस बढ़ जाता है? क्योंकि उस मेटालिक सब्सटेंस के जो आयंस होते हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। तो उस कोलिजन के वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रुक जाता है, जिस वजह से रेसिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से हमारा जो I होता है वो कम जाता है। रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से हमारा I कम हो जाता है। इस चीज़ को कैसे समझेंगे? V = I × R। यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 12 वोल्ट लिए, तो मान लेते हैं शुरुआत में यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 12। इसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर 12 ओम का रेसिस्टेंस लेना होगा। V को हमको कांस्टेंट रखना है, इस केस में हमको V को कांस्टेंट रखना है, तभी जाके हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर इस 12 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 × 6 डायरेक्ट 12 × 1। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा है उस तरह से हमारा रेसिस्टेंस गिर रहा है। शुरू में करंट 1 एम्पियर था, रेसिस्टेंस काफ़ी हाई था 12 ओम, फिर 2 थोड़ा सा कम हुआ, ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। तो भाई करंट जब बढ़ता जा रहा है तो करंट किस सूरत में बढ़ता है? जब हमको वोल्टेज ज़्यादा मिलना शुरू होता है तो करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आपका नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करना चाहें, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें, IR का ग्राफ यहाँ प्लॉट होगा। हम R इस एंड पे ले लेते हैं, x एक्सिस पे, I यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप प्लॉट करके घर पे देख सकते हैं। R x एक्सिस पे आप R की वैल्यूज रखना शुरू करना है, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। Y एक्सिस जो हमने I माना है वहाँ पे आप 1 2 3 4 6 12 सेम वैल्यू है, इसको रखना शुरू करना। तो जो ग्राफ मिलेगा हमारा वो हमारा कुछ इस तरह से कर्व ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जो ग्राफ मिला है वो हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, यहाँ पर का जो ग्राफ मिला है वो हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लिए कि हमारा R कांस्टेंट था तो V और I का क्या रिलेशन है, V कांस्टेंट है तो I और R का क्या रिलेशन है। अब एक कंडीशन और बनता है कि हम I को
कांस्टेंट रख सकते हैं और वी आर में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक वैल्यू लो, 6 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे हम 6 तो ये कंडीशन भी किसके लिए, नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए, नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन कौन से है तो मैंने बताया, जैसा कि जो भी सेमीकंडक्टर है, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं वो सब के सब नॉन ओमिक कंडक्टर ही होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इस करंट को हमने मेंटेन किया हुआ है 6 एम्पियर पे मेंटेन किया हुआ, जबकि हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, 12, 18, 24, 30 हमारा वोल्टेज जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी हमारा जो करंट है वो हमको सेम मिल रहा है। तो इस करंट को सेम मेंटेन करने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ रहा है, हमको आर बढ़ाना पड़ रहा है। हमको यहाँ पर 2 ओम रेसिस्टेंस था, यहाँ पे 3 ओम रेसिस्टेंस है, फिर 4 ओम रेसिस्टेंस आया। इस V को काउंटर करने के लिए और इस I को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है हमको R की भी वैल्यू बढ़ानी पड़ रही है। समझ में आया? होप किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे R और V का ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। V एक्सिस R पे जो भी R की वैल्यूज है वो रख लेना, यहाँ पे जो भी V की वैल्यूज है वो रख लेना और ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो कुछ उस तरह का ग्राफ बन के आएगा। ठीक है, अब अगर हम प्लॉट करना चाहें VI ग्राफ भी अगर प्लॉट करना चाहें नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए, ये तो ओमिक सब्सटेंस के लिए जो VI का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन अगर नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए VI ग्राफ अगर बनाना चाहें तो वो बन सकता है आपका इस तरह से भी बन सकता है, आपका इस तरह से भी बन सकता है। एक ही ग्राफ में नहीं, अलग अलग इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, अब इससे आगे रेसिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। तो रेसिस्टेंस क्या V और I पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम कि हम 2 मटेरियल लेते हैं, उसकी लंबाई सेम है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और उसको हम वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं, मिलने वाला करंट अलग अलग है। सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सेम वोल्टेज हम दोनों ही कंडक्टर को दे रहे हैं, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है, जो इस बात को साबित करता है कि रेसिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो हम देखते हैं ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर, कौन सा कंडक्टर ले रहे हो, एल्युमिनियम ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका रेसिस्टेंस कितना मिलने वाला है। तो पहला चीज आया नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा लेंथ ऑफ मटेरियल, R जो है किस पे निर्भर करता है, L पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। की लेंथ अगर आप बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ जाने से क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। वायर का अगर लेंथ हम बढ़ा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये R डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बट इनवर्सली मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से रेसिस्टेंस घट जाएगा।
रेसिस्टेंस कैसे घट जाएगा कि अब उससे जो नंबर ऑफ करेंट है वो ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगा, ज़्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ करेंट फ्लो होगा और उसके करॉस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब रेसिस्टेंस घट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब रेसिस्टेंस घट जाएगा तो फिर करंट बढ़ जाएगा। एरिया तुमने बढ़ाया, एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन काफ़ी मात्रा में जा रहा है, मतलब काफ़ी मात्रा में करंट जाएगा, फिर उसके करॉस्पॉन्डिंग हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। फिर टेम्परेचर पे, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर उस मेटालिक सब्सटेंस के अंदर जो भी आयंस मौजूद है वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं और उससे ऑब्स्ट्रक्शन मिलना शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलना शुरू हो जाता है और जिससे रेसिस्टेंस उस सब्सटेंस का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमने देखा रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो 4 फैक्टर्स हमने देखे। इसके आगे की जो टॉपिक होगी वो होगी रेसिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।